हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आपका स्वागत है। और आइए हम बात करते हैं यूपी पैट से रिलेटेड एक जो अभी अभी न्यूज़ आई है उसके बारे में। तो जैसा कि आपको पता ही है कि यूपी पैट जो 2024 है वो हुआ नहीं था, अब सीधा 2025 में आया है। तो भाई इसका 2 तारीख को, आज 2 मई है, तो 2 तारीख को इसका विज्ञापन निकाला है इन्होंने। और जो आवेदन है वो 14/5 से स्टार्ट हो जाएंगे। और आवेदन की अंतिम तिथि है वो 17 यानी जून है। और जो आवेदन में संशोधन करना है और उसके बारे में जो शुल्क समायोजन है उसकी जो अंतिम तिथि है वो 24 जून है। तो आइए इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। ठीक है, अंतिम तिथि तो इसके बारे में यही लिखा हुआ है। ठीक है, और ये इसका विज्ञापन है। शासन आदेश संख्या 11/03/47 का 3/2020 13/17/2020 दिनांक नवंबर 2020 द्वारा गए के पदों पर द्विस्तरीय प्रणाली अपनाए जाने हेतु, मतलब यही है कि इसमें 2020 में इनको किया था। और तब से इन्होंने नियमावली बनाई कि समूह गय के पदों के लिए एक पहले पैड लाया जाएगा, उसके बाद चीज़ें होंगी। तो आइए देखते हैं इसका डिटेल में। तो भैया ऑनलाइन आवेदन जो होंगे वो तो उस पर भी हो जाएगा, सरकारी रिजल्ट पे वेबसाइट है उस पर भी, और यूपी SSS आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी जाकर हम आवेदन कर सकते हैं। आइए इसकी हम बात करते हैं कि भैया इसकी जो प्रारंभिक आहारता परीक्षा की अनिवार्यता है, भाई इसकी क्या क्या अनिवार्यता है और क्या क्या हमको चाहिए होगा जिसका हम फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो चाहिए। और बाकी इन्होंने एक लाइन लिखी है इसमें, देखो मैं बता देता हूँ कि ये लाइन है यहाँ पे कि किसी भी विज्ञापन के आयोजन के समय एक से अधिक प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर वैध होने की दशा में अभ्यर्थियों को तत्समय आधारित वैध सर्वाधिक नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। और शॉर्ट लिस्टिंग उसके आधारित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा से प्राप्त वैध सर्वाधिक नॉर्मलाइज्ड अंकों के आधार पर की जाएगी। मतलब भाई जिसका सर्वाधिक नॉर्मलाइज्ड अंक होगा ना उसके आधार पर की जाएगी। ठीक है, अब आइए बात करते हैं। ठीक है, पॉइंट 3 इसमें ऐसे ही लिख रखा है, जो मेन पॉइंट है उससे बात करते हैं। देखो, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया। ठीक है, इसमें क्या करता है, पहले हमें कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसमें पहले कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद फ़ोटो हस्ताक्षर अपलोड करना पड़ेगा, फिर उसको फिलिंग इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ फॉर्म, मतलब जो पार्ट बचा हुआ है उसको भरना पड़ेगा, और उसके बाद फ़ी पेमेंट होगी। ठीक है, इसका फॉर्म का प्रिंट आउट लेना, मतलब उसके बाद प्रिंट आउट लेना पड़ेगा जब फॉर्म भर जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसमें इसने दे रखा है कि अभ्यर्थी का पंजीकरण में नाम, पिता का नाम, उत्तर प्रदेश निवासी होने के संबंध में श्रेणी, जन्म तिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, संपर्क हेतु मोबाइल नंबर, ईमेल अनिवार्य, ठीक है, का विवरण आदि सूचनाएं से भर जाना है। मतलब तुम्हारा नाम, पिता का नाम, माता का नाम, उत्तर प्रदेश के निवासी हो, जन्म तिथि, वैवाहिक हो, शादी हो रखी है, मोबाइल नंबर, ईमेल, यानी कि सब भरना अनिवार्य है। ठीक है, और भाई साहब ये कह रहे हैं कि ऐसे अभ्यर्थी को अपना रंगीन फोटोग्राफ जो 6 महीने के भीतर लिया गया हो, ठीक है, वो क्या करना पड़ेगा, 6 महीने के भीतर जो फ़ोटो लिया उसको ही अपलोड करना पड़ेगा, और हस्ताक्षर स्कैन करके। ठीक है, और भैया रजिस्ट्रेशन में वेरिफिकेशन कोड करवाना पड़ेगा। और भाई ये आगे है फ़ोटो हस्ताक्षर। देखो फ़ोटो कैसा अपलोड करना पड़ेगा, चेहरे की छवि जो स्पष्ट होनी चाहिए, चेहरे पर अत्यधिक चमक छाया नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि बहुत सारा फ़ोटो ब्राइटनेस ज़्यादा कर देते हैं, वो नहीं होनी चाहिए। ठुड्डी से शिखर तक चेहरा साफ, मतलब जो हमारी चिन्ह है ना, चिन्ह से लेके फोरहेड तक सारी चीज़ें साफ़ होनी चाहिए। चेहरे के दोनों किनारों पर कान साफ दिखने चाहिए, मतलब चेहरे का जो, मतलब हमारे जो कान है वो साफ दिखने चाहिए। चश्मा नहीं, मतलब चौथा पॉइंट है, चश्मा अगर तुम पहने हो तो उसमें आंखें साफ दिखनी चाहिए, और शीशा जो रंगीन नहीं होना चाहिए। कैमरे पर नज़र सीधी हो, और भैया आँखें खुली और मुँह बंद हो। ठीक है,
सफ़ेद या हल्के ग्रे कलर की सादा पृष्ठभूमि आवश्यक है। मतलब भाई जो तुम्हारा फ़ोटो होगा ना उसके पीछे का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए या ग्रे कलर का होना चाहिए। ठीक है। फ़ोटो का आकार 3.5 सेंटीमीटर से उसकी जो क्या होनी चाहिए लंबाई और चौड़ाई होनी चाहिए 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है। यानी 70% भाग चेहरे से आच्छादित हो, मतलब कि 70% चेहरा दिखना चाहिए। फ़ोटो 6 महीने के भीतर लिया गया हो, मतलब फ़ोटो 6 महीने के भीतर ही लिया गया हो तो वही अपलोड करना भाई। और इसमें कहना है रंगीन फोटोग्राफ उपयुक्त निर्धारित मानक के अनुसार होना चाहिए। मतलब कि जो तुम्हारा फ़ोटो है उसका 50 KB से कम ना हो और 100 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए। रंगीन फोटोग्राफ जेपीजी प्रारूप को मतलब JPEG या JPG प्रारूप में स्कैन कर अपलोड करेंगे। ठीक है। ठीक है भैया। और इसके बारे में बता ही दिया मैंने। फार्म के शेष विवरण का भरा जाना। ठीक है। ये देखो आगे चलते हैं। शुल्क सबमिट करना UPI से कर सकते हो या SBI ई चालान से कर सकते हो। ठीक है। और भाई तो उसके बारे में दे रखा है। आगे बात करते हैं आवेदन शुल्क। देखो भाई सबसे बढ़िया ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ी लगेगी भैया 25 रुपये। ये सबके लिए 25 रुपये होती है। ठीक है। उसके बाद आवेदन शुल्क लगेगा 160 160 70 70 में टोटल 185 रुपये लगेंगे। ठीक है। OBC के लिए 185, सामान्य वर्ग के लिए 185, अनुसूचित जाति के लिए 95 और अनुसूचित जनजाति के लिए 95 और दिव्यांगजन हेतु 25 रुपये लगेंगे। ठीक है भैया। आगे चलते हैं। ये कह रहा है कि स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित भूतपूर्व खिलाड़ियों के महिलाओं की अभ्यर्थियों को क्रमांक 1 से 4 तक उल्लेखित मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा। ठीक है भैया। 1 से 4 तक श्रेणी के अनुसार, मतलब उनके लिए कोई कटौती नहीं है। मान ली कोई सामान्य से उसको भी 185, अन्य पिछड़ा वर्ग को 185, अनुसूचित जाति के लिए 95, अनुसूचित जनजाति के लिए 95 देने होंगे। देखो भैया सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रिंट का फॉर्म का प्रिंट आउट लेना अनिवार्य है। क्योंकि देखो इसमें लिखा हुआ है साफ साफ। देखो इस लाइन को मैं बताता हूँ आपको हाईलाइट करके। देखो ये वाली लाइन देखो, मतलब अभ्यर्थियों को अभिलेखों की संवीक्षा परीक्षण के समय इस फॉर्म की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। मतलब इसका प्रिंट आउट लेना अनिवार्य है। कभी भाई ये लगे कि आपको कि प्रिंट आउट नहीं ले रहे हैं और कुछ छोड़ देते हैं, ये बात ध्यान रखना, आने वाले टाइम में फिर दिक्कत हो जाती है। फिर आगे चलते हैं। देखो आवेदन पत्र में संशोधन। ठीक है भाई। तो संशोधन की ऐसी बात है, इन्होंने क्या बोला है देखो, अभ्यर्थी अंतर रूप से आवेदन पत्र को सबमिट करने के उपरांत अपने आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं। मतलब भाई साहब ये कह रहे हैं कि आवेदन को जब तुम पूर्ण रूप से भर लोगे ना तब इसमें क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। या मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है। और उसके लिए हमें मोबाइल नंबर और ईमेल पे 1 टाइम पासवर्ड आएगा और अभ्यर्थी को पंजीकृत मोबाइल को बदलने की अनुमति नहीं होगी। ठीक है। ये बोला है इसने। ठीक है। शैक्षिक आहिरता। देखो भाई साहब कितनी बढ़िया बात बोली है इन्होंने। क्या बोले कि आइए बात करते हैं शैक्षिक आहिरता। तो इसमें बोला है कि परीक्षा 2025 में हाई स्कूल अथवा उसके समकक्ष, ठीक है, आर्हता आधारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। मतलब कि भैया ये वाली लाइन देखो, और आवेदन कर सकते हैं ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि से पूर्व हाई स्कूल अर्थात समकक्ष आर्हता आधारित की है तो प्रारंभिक आर्हता परीक्षा 2025 आवेदन कर सकते हैं। मतलब कि भैया जिन्होंने फॉर्म की लास्ट डेट तक 10वीं कर लिए तो वो फार्म भर सकते हैं। ठीक है। आयु सीमा। देखो आयु सीमा में बहुत बड़ी चीज़ है। आयु सीमा की बात करते हैं। आयु सीमा देखो 1 जुलाई 2025 तक न्यूनतम 18 वर्ष पूरी कर ली हो और अधिकतम 40 वर्ष प्राप्त न की हो। ठीक है। और भैया आगे चलते हैं। ये कह रहा है कि उच्चतर आयु सीमा उतनी ही वर्ष अधिक होगी जितनी सरकार द्वारा निर्दिष्ट की जाए अथवा शासन आदेश दिनांक 28/11/1985 के अनुसार वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों को 5 वर्ष की छूट। देखो भैया वर्गीकृत
कुशल खिलाड़ियों को 5 वर्ष की छूट, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 3 वर्ष की छूट 1 जुलाई 2025 की शर्त के अनुसार अनुमान्य होगी। ठीक है। और भैया उसकी वास्तविक आयु से घटाकर परिणाम स्वरूप शेष आयु निर्धारित आयु से 3 वर्ष से अधिक न हो। मतलब भाई उसको 3 वर्ष से अधिक छूट नहीं मिलेगी। ठीक है। और भाई ये सब छूट के बारे में देखा और तुम देखना इसको डाउनलोड करके। ठीक है। जो मेन चीज़ मैं वही बता दे रहा हूँ। इसमें लिखा है दिव्यांगजन के लिए 15 वर्ष की छूट। ठीक है। और भाई आगे देखते हैं आरक्षण आयोग मुख्य परीक्षा हेतु प्रकाशित किए जाने वाले विज्ञापनों में उत्तर प्रदेश सरकार की अद्यावधिक विद्यमान अधिनियम, शासनादेश एवं सेवा नियमावलियों के अनुसार लंबित आरक्षण। भैया जो जॉब निकलेंगी उसके अनुसार आरक्षण होगा। इसमें सिर्फ ये है कि आप 40 वर्ष से अधिक ना हो और 18 वर्ष से कम ना हो। मतलब मिनिमम 18 मैक्सिमम 40 होनी चाहिए। पाठ्यक्रम में परीक्षा योजना में पाठ्यक्रम भैया जो लिखित परीक्षा होगी। ठीक है। उसके लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट। ठीक है भैया। तो इसमें कह रहा है कि परीक्षा एक ही पाली के दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता है तो एक से अधिक पाली। मतलब ये कह रहा है कि भाई अगर परीक्षा एक ही पाली में नहीं होगी तो हम उसको 1 या 2 या 3 पाली में भी करा सकते हैं। ठीक है। परीक्षा कार्यक्रम ये कह रहा है कि भैया उसकी अधिकारी वेबसाइट पर हम सूचित किया जाएगा, उस पर देखते रहना। और सबसे महत्वपूर्ण बात देखो, स्कोर की वैधता भैया, स्कोर वैधता जो रहेगा ना वो रहेगा तुम्हारा 3 वर्ष तक। देखो ये कह रहा है कि भैया जिस दिन तुम्हारा परिणाम आयोजित हो जाएगा उससे 3 वर्ष तक तुम्हारी जो तिथि तक 3 वर्ष की जो हो जाएंगे ना तिथि तब तक प्रभाव में रहेगा। यहाँ पर जो पैट स्कोर होगा ना 3 साल तक, पैट SC स्कोर 3 साल। ठीक है भैया। चलो आगे चलते हैं और बात करते हैं इसके सिलेबस की। और ये तो सब भैया जो मेन चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। देखो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग द्वारा पैट के लिए अनुमोदित पाठ्यक्रम। देखो भैया पहले इतिहास, सिंधु घाटी सभ्यता, ये आगे 5 अंक का। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज्य का उदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ठीक है। उसके बाद 5 नंबर मांगा आंदोलन का भैया ऐसा सीन है कि भैया स्वाधीनता आंदोलन और स्वदेशी एवं सविनय अभिज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन, उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन एवं ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये आएगा। भूगोल में आते हैं, इसमें होगा कि भैया भारत एवं विश्व का भूगोल, नदी एवं नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ी हिमनद, मरुस्थल एवं शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन। ठीक है। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु एवं मौसम, टाइम जोन, जनसंख्यिकीय परिवर्तन एवं प्रवास। ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1951 तक, योजना आयोग एवं पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र। ठीक है। हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ठीक है। 1951 में आर्थिक सुधार, उसके बाद की अर्थव्यवस्था। ठीक है। और वर्ष 2014 के पश्चात की आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, GST। ठीक है। फिर आइए भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में क्या होगा? भारतीय संविधान की विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध। ठीक। उसके बाद आगे न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है। और भाई इसमें पढ़ना पड़ेगा हमें जिला प्रशासन, ये मोस्ट है, और स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाएं। ठीक है। फिर आएगा सामान्य विज्ञान में भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। इसका उन्होंने कोई ऐसा दिया नहीं, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है। अब आए थे अर्थमेटिक में, पूर्ण संख्या है, भिन्न एवं दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्गमूल, घनमूल, घातांक एवं घात, औसत।
ठीक है। हिंदी मातें, संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य शुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं। गद्य और पद्य में जो भी रचनाएं वो पढ़ के जानी है। फिर अंग्रेजी में अंग्रेजी व्याकरण, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। ठीक है। अब भैया रीजनिंग में आते हैं। ठीक है। ये होगा वृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, निगमनात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण एवं निर्णय। ठीक है। यह करंट अफेयर आएगी 10 नंबर की, सामान्य जागरूकता 10 नंबर का, वो भी भारत के पड़ोसी देश। ठीक है। देश, राजधानी, मुद्रा, भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारतीय कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व का भूगोल। ठीक है। और ये भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तक लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। ठीक है। एक है अपठित गंडा, हिंदी में आएगा अपठित गद्यांश। ठीक है। 10 नंबर का। ग्राफ आएंगे भैया, ग्राफ आएंगे 10 नंबर के, और तालिका की व्याख्या भी 10 नंबर की आएगी। ये इसका भी सिलेबस था। और क्रमांक 1 से 9 पर अंकित शैक्षणिक विषयों में संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर राष्ट्रीय शैक्षिक एवं NCERT द्वारा सेकेंडरी है। भैया मतलब जो NCERT जो पुस्तक है ना, वो 10वीं तक की जो है ना हमारी, वहाँ तक का इसका वो होगा कठिनाई स्तर। परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ होगा, बहुविकल्पीय होगा। ठीक है। और भैया सबसे महत्वपूर्ण बात, 1/4 की क्या होगी, कटौती होगी, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत करने पर 1 क्वेश्चन तुम्हारा सही में से कट जाएगा। तो भैया ये रहा पैट का। और भैया मेरा फर्स्ट पैट में था स्कोर 70, सेकंड वाले में था 69 और थर्ड वाले में था 41। क्योंकि जो थर्ड वाला था ना भाई, बहुत ही कठिन आया था भाई। मुझे बस ये आपको सब लोगों को, दोस्तों को जानकारी देनी थी। और जिसको भी ये चीज़ें अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।